आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप की, जो आज देश की ग्रीन ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इमेज का एक मजबूत आधार बनती जा रही है। भारत आज सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए तेजी से ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसी बढ़ती हुई एनर्जी लीडरशिप की एक शानदार झलक हमें देखने को मिली 77वें रिपब्लिक डे पर, जहां मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से प्रकाश गंगा थीम पर बेस्ड ग्रैंड टेब्लो पेश किया गया। यह टेब्लो सिर्फ एक पेशकश नहीं थी, बल्कि इस बात का ऐलान था कि भारत आज क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत प्लेयर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी का एक ग्लोबल लीडर बन पाएगा, और क्या यह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हमारे फ्यूचर को और ज़्यादा सेफ और सस्टेनेबल बना पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के चेयरमैन डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी के को चेयर महेंद्र कुमार रुस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो आप दोनों का ही वेलकम हम करते हैं। और पहला सवाल मैं जीवन प्रकाश गुप्ता जी आपसे जानना चाहती हूँ। ये 77वें रिपब्लिक डे परेड में जो टेब्लो है, सिर्फ इसी की बात नहीं है। ये हम जानते हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी वक्त से ग्रीन, क्लीन और सेफ एनर्जी को लेकर काफ़ी कोशिशें कर रहा है, और ये हम जानते हैं कि जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी में कहीं ज़्यादा बेहतर हमको नज़र आ रहा है। तो एक तो ये प्रकाश गंगा के बारे में हमारे व्यूवर्स को पहले बताइए। थैंक यू वेरी मच। ये हकीकत है कि हर एक कंट्री के लिए एनर्जी का एक हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में कोल का एक्सप्लॉयटेशन किया, और वो कोल से कोल इंजन्स, स्टीम इंजन्स, उन्होंने कोल को एक लीडरशिप रोल लिया। उसके बाद सेकंड लीडरशिप रोल इन ऑयल एंड गैस सेक्टर यूनाइटेड स्टेट्स को मिला, जिन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई और सारे वर्ल्ड के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया। थर्ड एरा केम टू चाइना। उन्होंने सोलर के अंदर मास्टरी किया, हार्डवेयर के अंदर, और वर्ल्ड की जितनी भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सबको सप्लाई किया। अब ये कितना स्ट्रेन कॉन्फिडेंस है डैट जो एनर्जी के लिए रूपरेखा वो हिंदुस्तान वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये सबको मालूम हो गया है कि फॉसिल फ्यूल, उसके अंदर कोल, आपका ये अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इनसे सब छुटकारा पाना है और अपने वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का है। ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर की
लीडरशिप को बिल्कुल बहुत ही उन्होंने उस टाइम पे देखा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टार्ट किया, इंटरनेशनल बायो एनर्जी अलायंस को स्टार्ट किया, और आज देख के बहुत खुशी होती है कि हमने ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस्ड 250 गीगावाट ऑफ सोलर पावर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। इसको सोलर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अपनी जनरेशन ज़्यादा है, ट्रांसमिशन लाइन लगाने में उसके अंदर गैप है। ये ट्रांसमिशन लाइन गैप क्वाइट समझने की चीज़ है, क्योंकि जो भी कोल पावर प्लांट लगते हैं उनमें 6 से 7 साल लगता है लगाने के लिए। सोलर पावर के लिए 1-2 साल के अंदर आपका पावर प्लांट तैयार हो जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसको लगाने के लिए 5-6 साल लगते हैं। इसके होते हुए भी इंडिया ने ऑलरेडी, अपने भारत ने 253.4.7% अपन ने गीगावाट एनर्जी सोलर पावर इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ ये भी नहीं है, अभी तक अपन सारा वोल्टिक पैनल्स को इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, अब बड़े बड़े प्लांट अपने कंट्री में लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारी अपन सोलर पावर खुद अपना तैयार करेंगे। दूसरा क्या, जो रिमार्केबल अचीवमेंट इंडिया ने किया है वो दिखाया है कि गेट रिड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने E20 को रिकॉर्ड टाइम के अंदर बिफोर टाइम अचीव किया है। ये ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत डिफ़िकल्ट प्रोग्राम था। इतनी लार्ज स्केल पे एथनॉल को डेवलप करना, पेट्रोल पंप तक पहुंचाना, उसको मास्टरी करना, उसकी प्रोसेस सेफ्टी को उसको वो करना। कंप्रेस्ड बायोगैस इज द नेक्स्ट पॉइंट टू इंडिया शुड फील प्राउड ऑफ। थर्ड पॉइंट आफ्टर दैट कम्स इमीडिएटली ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना दर्जा ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है। यहाँ पर चाहे R&D हो, चाहे स्टैंडर्ड्स हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, नेचुरल गैस मिक्स हो, आप कोई एरिया देखिए, पर्टिकुलरली अपनी IITs में, इंस्टीट्यूशन में द काइंड ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, ये माइंड बॉगलिंग है। उसके बाद इंडिया ने वहीं पर नहीं छोड़ा। न्यूक्लियर रिएक्टर, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, हम लोग इन्हें बिग वे जा रहे हैं। ये अगेन अपनी लीडरशिप का वो विजन है। उनको मालूम है जो चीज़ 4 या 5 या 8 साल में चाहिए, उसके लिए अभी स्टार्ट कर दिया गया है। पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं विच कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर अपनी इन हाउस इन द कंट्री बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज है। जी। तो आप ये सारी के सारी पॉइंट पुट टुगेदर, इंडिया इज गोइंग टू बी ए वर्ल्ड लीडर इन एनी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जी, तो हमने यही कहा कि हमारा तो सवाल ये है कि क्या हम इसमें ग्लोबल लीडर भी बन पाएंगे, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हमको इसके लिए मदद भी करते हैं। आपसे जो सर मैं जानना चाहती हूँ वो महेंद्र कुमार जी, वो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी की, सेफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है जिसका जिक्र जीवन प्रकाश जी ने किया कि सोलर एनर्जी जो है उसको हम काफ़ी ये कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल होते हुए हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि घरों पे इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। बड़े प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स की सर ने यहाँ पर बात की है। ये किस हद तक सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हमको लेकर जा रहा है? जो पावर कट्स हैं या फिर बाकी सब चीज़ें हैं, उनसे जो हमारी आम जनता है कैसे उनको निजात मिलेगी अगर हम वाकई ग्लोबल लीडर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बनते हैं? धन्यवाद मीनाक्षी जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा जो कंप्लीट जो सिलसिला शुरू हुआ, जो ज़्यादा एक सीरियस रूप में, वो 2021 में COP26, जहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेगा। एंड उसमें और भी काफ़ी उन्होंने डिक्लेरेशन दी, जिसमें 50% जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 2030 में रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा होगी। जब हम रिन्यूएबल की जब बात करते हैं तो सोलर, विंड
ये सारी चीज़ें ये उसी का पार्ट फॉर्म करती हैं, जिसमें मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का जब बोलते हैं। एग्जैक्टली। बट जो सोलर एनर्जी का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ये रीज़न ये है कि जो फॉसिल फ्यूल जो अपने पृथ्वी माता से जो ये पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल निकलता है, सारे जो कार्बन एमिशंस का तो एक इतना, जैसे कहते हैं ना, एक पाप का घड़ा एक एनवायरनमेंट के एंगल से इतना हो गया। तो अपने एक बोलने वाली बात है जिसमें हमारे डॉक्टर जेपी गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा पृथ्वी माता को इतना कष्ट हो रहा है, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं अब इस चीज़ का निवारण करूंगा, और सोलर एनर्जी जो ने की जो धूप से, और इंडिया इज ब्लेस्ड दैट वे, क्योंकि जो धूप की मात्रा इतनी होती है इंडिया में, जो वर्ल्ड के शायद और ज़्यादा पार्ट में एंड स्पेशली यूरोप और अमेरिका में इतना नहीं होता है। राइट। तो उसका जब इनिशिएटिव शुरू हुआ, तो क्योंकि अगर वो कमिटमेंट दिए हैं कि 500 गीगावाट 2030 तक होना है, तो संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसमें फास्टेस्ट जो एक्शन लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो दुनिया भर की स्कीम्स भारत सरकार जो लेके आई हैं, और जितने टेक्नोलॉजिकल जितने चैलेंजेस थे वो लेके आए हैं। जैसे घर घर जो सूर्य योजना है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने कंप्लीट ग्रांट की, जो भी अपने छत पे भी अपने रूफ टॉप में भी जो लगाते हैं, तो उनको करीबन 29 से लेकर 30,000 जो पर जो अपने किलोवाट उनको सब्सिडी मिलती है। वो सारी एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पूरे अरेंजमेंट को, जिसमें घर घर में जहां पे बिजली बने वहीं पे यूज हो, और जिसको एक्सेस बिजली बनती है वो ग्रिड में भी दे सकते हैं। तो नेट मीटरिंग भी अलाउ किया। तो भारत सरकार ने ऐसे कई दुनिया भर के इतने इनिशिएटिव लिए हैं। और जहां तक इसकी सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी का बनना है, फॉसिल फ्यूल को डिप्लीट करना है, तो एनवायरनमेंट पे ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव बनना है, विच इज सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। यही हमारा सबका उद्देश्य है, जिसमें क्लीन वाटर और क्लीन एयर जो सभी लोगों को मिल सके। तो भारत सरकार बहुत ही सीरियसली रूप में इसमें काम कर रही है। बहुत सारे और इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक कुसुम योजना भी लेके आई है, जिसमें जितने जो किसान भाई हैं उनको पंप वगैरह के ऊपर में भी काफी सब्सिडी वगैरह दी जाती है। 45,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने उसमें बजट रखा है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बोला कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें जो भारत सरकार ने जो पहल ली, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी एक अनाउंसमेंट किया रेड फोर्ट से कि ग्रीन हाइड्रोजन का वी आर गोइंग टू बी द नेट एक्सपोर्टर। तो उसमें भी भारत सरकार ने काफी स्कीम लेके आए। 19,700 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने PLI स्कीम में जस्ट टू प्रमोट की एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको प्रमोट करने के लिए भारत में उस तरह का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान रखा। ओके तो डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी, एक इकोसिस्टम हम ये कह सकते हैं कि डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है, और जैसा आपने बताया कि 2030 का एक मिशन है जिसमें 500 गीगावाट तक का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये आपसे जानना बेहद ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो, जैसा कि सर ने जिक्र किया कि घरों में भी ये लग रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर भी सोलर एनर्जी या जो भी ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करने की बात है। ये एक परफेक्ट सा कॉम्बो हो कि जिनके लिए किया जा रहा है, और ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट थोड़ा पॉल्यूटेड नज़र आता है वो और ज़्यादा क्लीन नज़र आएगा। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हमको उसी तरफ मैं कहूँ कि लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रिप्लेस करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। इट इज ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप गवर्नमेंट के प्लानिंग है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल हो और उसको रिप्लेनिश करना है। तो सस्टेनेबल का क्या मतलब है, जबकि कॉस्ट उसी कॉस्ट कम होनी चाहिए, कॉस्ट उतनी होनी चाहिए जो आजकल फॉसिल फ्यूल से अपने को मिलती है। आपको खुशी होगा कि आज आप जो सोलर पावर जो 24 रुपये 28 रुपये यूनिट होती थी, आजकल वो बिलो कॉस्ट आ गई है। तो आप बताइए कौन इसको यूज नहीं करेगा। राइट।
जब इतना कॉस्ट, सेकंड पॉइंट, इतना ज़्यादा रिसर्च और गवर्नमेंट का सपोर्ट एनर्जी स्टोरेज के लिए है। सोलर में प्रॉब्लम है, सोलर आप पैदा कर लेते हो, उसको स्टोरेज नहीं मिलता। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी के लिए। तो उसके लिए ईवी बैटरीज का डेवलपमेंट करना, कंटेनराइज्ड बैटरीज होना, सो दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द पावर जब हम जनरेट करते हैं उस टाइम पे स्टोर की जाए, और स्टोर करने और जाओ आपको पावर की ज़रूरत है, आप उनको स्टोरेज से निकाल सकते हो। तो ये तो एरिया आता है जब ये एप्लीकेशन सोलर का। और अब ग्रीन हाइड्रोजन पे देखिए आप, सारी की सारी आपका फ्यूल सेल्स बसेस के अंदर, रेलवेज के अंदर ऑलरेडी स्टार्टेड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का अभी इसमें दिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही है। जिस तरह से वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो रही है और इंडिया रिसर्च में लीड कर रहा है, ये कोई बड़ा टाइम नहीं है कि अपन इस ग्रीन हाइड्रोजन को भी कॉस्ट इफेक्टिव ले आएंगे। तीसरा पॉइंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सारा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर आंखें टिका के बैठा हुआ है कि आप हमको ग्रीन अमोनिया दीजिए, क्योंकि ग्रीन अमोनिया अवेलेबल वर्ल्ड में नहीं है, सोलर पावर अवेलेबल नहीं है। तो वो कहाँ से लाएंगे? इंडिया जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था इंडिया विल बी द एक्सपोर्ट हब, वो होने वाला है। यूरोप के जो प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतने साइन किए हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया इज गोइंग टू ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ यूरिया और एमोनिया टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री which they needed desperately for decarbonization. In years to come, in couple of years, we will have our own modular reactor. The moment reactor, nuclear reactor, small reactor comes, though it is gestation period is more, but power will become more and more cheaper. The most important thing which will change the livelihood of the farmers, वो आपका ethanol है। एथनॉल से 20% अपनी सारी बसेस गाड़ियाँ चली रही हैं। ब्राज़ील के अंदर 95% एथनॉल मिक्स कर सकते हैं। रेगुलेशन कंट्री लाएगी और कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी की सारी गाड़ियाँ शुड बी ऑन एथनॉल ओनली। और जिस दिन अगर गवर्नमेंट ये रेगुलेशन ले आती है, 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि इंजन को चेंज करना पड़ेगा और फ्लेक्सी इंजन बनाना पड़ेगा, और ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया ये लीडरशिप रोल की तरफ चल पड़ा है। रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं और रास्तों के ऊपर काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस हो रही है। अपन ने 500 गीगावाट का मोर देन 50% वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट नाउ। राइट। और यहाँ पर कहना चाहूँगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑलमोस्ट 23.7% जंप एवरी ईयर ऑन ईयरली बेसिस। तो वी कैन अचीव इट। व्हाट आर दीज टारगेट्स? ऑफ कोर्स वी कैन अचीव इट। लेकिन मैं जो आपसे अब जानना चाहती हूँ महेंद्र कुमार रुस्तगी जी की, ये जो ट्रांजिशन है ये कितना स्मूथ है? जैसे हम एथनॉल का जिक्र कर रहे हैं, 20% तक तो हमने एक स्मूथ सा ट्रांजिशन देखा है, लेकिन अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो जिसका जिक्र किया सर ने कि इंजन्स और बाकी सब चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि ये जिफी में होने वाले काम तो नहीं नज़र आते हैं कि एकदम से कोई रेगुलेशन आया और उसको हमने एग्जीक्यूट होते हुए देख लिया। ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस देश का आवाम है, उस तक भी ये जो जानकारी है वो उसी तरीके से जानी चाहिए कि दिस इज़ गुड फॉर यू। और आज की बात नहीं है, क्योंकि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये ट्रांजिशन जो है, क्या अभी हम जो ट्रांजिशन का फेज़ है उसमें हम कहाँ पर हैं, और अगर हमें थोड़े और बोल्ड स्टेप लेने हैं तो उसके लिए हम कितना विलिंग और रेडी हैं? तो जैसे आपने पूछा कि जो एथेनॉल के जो ट्रांजिशन में, देखिए कोई भी नया स्टेप जो होता है, कोई भी मतलब इतना इजी नहीं होता, मतलब उसमें चैलेंजेस वगैरह होते हैं, बट फिर भी कुल मिला के मैं फिर भी कहूँगा कि जिस तरह की सरकारी तैयारियां वगैरह रही, एंड स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट अपने जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका तो बहुत ही पैशनेट कि इसको कैसे एथेनॉल को जो प्रमोट किया जाए, जिससे एटलीस्ट अपने जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल और अपने इसमें जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले बाकी के जो वाहन में हैं उसमें कार्बन एमिशन की कैसे कमी हो।
तो इसमें पहले तो अपने जो एथेनॉल बनाना, जैसे जो चीनी जो शुगर बनाने वाली जो फैक्ट्री है जिसमें मोलासिस से एथेनॉल, बिकॉज एथेनॉल एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल के इक्विवेलेंट ये चीज़ है, तो उससे चीज़ें शुरू हुई, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप शुगर बनाएंगे। तो कौन से और बाकी सब चीजों से भी वो हो ही रहा है एथेनॉल का प्रोडक्शन। हाँ नहीं, हाँ ये तो नेक्स्ट है। अभी ये अपने मोलासिस से हुआ, फिर ब्रोकन राइस से। ब्रोकन राइस में बिकॉज क्या है कि जितने भी अपने जो बिकॉज यहाँ पे क्या तो अपने इंडिया में पॉपुलेशन क्या तो व्हीट या राइस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो जो ब्रोकन राइस पहले, लेकिन अब देखा कि ब्रोकन राइस से ज्यादातर अभी जो इसका जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्रोकन राइस से होता है। बट ये इसमें चैलेंज ये है कि जो राइस है ये खाने का, तो फूड सिक्योरिटी से एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी में कैसे बैलेंस लाया जाए। फिर नेक्स्ट आया था कॉर्न। कॉर्न भी खाने वाली एक अपनी एक फसल है। इट इज अ कमर्शियल, इट इज अ क्रॉप जो फूड ग्रेन के जो मेन उसमें आती है। तो जो लेटेस्ट है कि एक स्पेशल वैरायटी ऑफ कॉर्न आता है जिसको डेंट कॉर्न बोलते हैं। इस डेंट कॉर्न में इनएडिबल होता है, ये खाने के लिए नहीं होता। ये इसमें जो उसकी उपज के लिए पानी की मात्रा भी 1/3 होती है जो आम जो अपने उपज कॉर्न की उगाई जाती है, और इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, पर एकड़ जो उसकी उपज भी ज्यादा होती है। तो ये कॉर्न का रेवोल्यूशन बिकॉज ये अमेरिका और ब्राजील से चालू हुआ, और पिछले 2 साल में आपको खुशी होगी ये जान के कि जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एनवायरमेंट कमेटी है, जिसके डॉक्टर गुप्ता जी जो चेयर हैं, इनके पर्सनल इनिशिएटिव और थॉट से इन्होंने ये एक पूरा कॉर्न रेवोल्यूशन इंडिया में लाने की जो प्रयास किया है, वो पूरी सरकार ने उसको पूरा सराहा है, और उसमें बहुत काम हुए हैं। 2 साल में जो एनुअल हमारी जो कॉर्न रेवोल्यूशन पे पूरी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें विदेश से जो तकनीकी कंपनी है, बाकी की एडवाइजरी कंपनी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, सारे रिसर्चर्स को एक टेबल पे लाके इसके ऊपर में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और काफी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन सरकार को इसके ऊपर में गई है कि ये कॉर्न रेवोल्यूशन कैसे लाया जाए जिसमें हम फूड सिक्योरिटी को बगैर खतरे में डाले हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ कैसे बढ़े। जी जी, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इसके लिए डॉक्टर जीवन जी वो कौन सा है कि क्योंकि हर सेक्टर में ही तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। जब हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, हम अलावा उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको रिजर्वेयर में रखने की भी बात कर रहे हैं, तो एवरी सेक्टर की हम बात करें यहाँ पर कि वो इम्पैक्ट रहेगा उनके ऊपर, या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे या फिर ज़्यादा उनके ऊपर एक असर हम देखने को मिलेगा इस ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी का। देखिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे प्रायोरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी। डीकार्बोनाइजेशन भी बाद में आता है। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए, इतना बड़ा लार्ज कंट्री होते हुए 85% ऑफ फॉसिल फ्यूल अपन इंपोर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो ये तो उसकी बात ही नहीं है। अपने को कोई भी एरिया जो एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अपना नेशनल कॉज है कि अपने कंट्री को आत्मनिर्भर करना, एनर्जी से सिक्योर करना और एनर्जी की कॉस्ट को कम करना। तो इसके लिए जितने जो बिगेस्ट सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जो एनर्जी लेती हैं, आपकी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो एनर्जी लेती हैं, फिर आपके हाउस होल्ड होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इन सब एरियाज़ के अंदर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। जब काम चलने का मतलब क्या होता है? काम चलने का मतलब ये होता है, एक तो इंडिया के अंदर इनोवेशन होना चाहिए। जब तक अपना जो रिसर्च है वो इंडियन लोकेशन सेंट्रिक नहीं होगी, तो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज को अपन नहीं उसको अपने कंट्री के अंदर ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने हर एक स्कीम के अंदर सेफ्टी का और R&D का अलग बजट बनाया। ये इतनी लीडरशिप की आई अप्रिशिएट करता हूँ। आई सैल्यूट आवर लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लस द कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं। R&D एंड प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर पूरा एम्फोसिस है। दूसरा आता है प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर अपन खुद बना रहे हैं अपन इंडिया के अंदर, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, पेम इलेक्ट्रोलाइजर अपन खुद बना रहे हैं। फॉरेन कंट्री आप देख रही हैं कि कौन कौन सी इनोवेशन अपन कर रहे हैं। ये तो अपना ये सोलर एनर्जी का बताया आपको। दूसरा आप देखिए कॉर्न के अंदर पूरा रेवोल्यूशन, जब अपन ये मोलेसिस से, शुगर से, ब्रोकन राइस से, नॉन एडिबल से अपन ने देखा कि ये फूड सिक्योरिटी को इम्पिंच करता है, इमीडिएटली अपनी पॉलिसी कॉर्न पे चली गई। कॉर्न के अंदर और ये नहीं है, ये बिल्कुल टोटल रेवोल्यूशन फार्मर्स की लाइफ को लाएगा। वो कॉर्न को ग्रो करेंगे, जो डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न जब करेंगे नॉन एडिबल, आप ये देख लीजिए कॉर्न इज नॉट फूड, इट इज फीड। ये फीड मीन फ्यूल एंड फीड टू दी ऑल योर like a petrochemical units. From ethanol you can make anything and everything out of it. What you can make it from your fossil fuel. For the crude oil, from natural gas, what you can make it from ethanol. India can be self-sufficient in making all car driven on ethanol. Second point, we could be one of the leading in the world to make from ethanol to ethylene. From ethylene we can make entire thermoplastics, you name it, EO derivatives out of it, and then we can go for a green hydrogen. So it is not that we are touching, government is taking care of only one sector, but everyone has to understand how many years it took for development of coal, how many years it took from fossil fuel, from the crude oil and natural gas to develop. Exactly. If this has taken place hundreds of years, India has done achieve all these things in last I think 15 to 20 years. It is a remarkable achievement. There is nothing which can stop India today. India is already has proven to the world that we are heading towards self-sufficiency. In I tell you, in replacement of fossil fuel, in to become a energy secured country, and I am telling you the day we are energy secured, we are a developed nation. If we could be developed nation not at 2047, even could be much before that. बिल्कुल। और ये काफ़ी एक्सपर्ट के द्वारा कहा जाता है कि हम जो हमारा 2047 विकसित भारत का जो एक ड्रीम है वो हम पहले भी अचीव कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम इतना अच्छा कर रहे हैं कि इसलिए ये एक उम्मीद तो बनती है कि हम 2047 का जो विकसित भारत का एक अचीवमेंट है उसको जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन महेंद्र कुमार जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, एज इन हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ हो रहा है जो कि एक ग्रीन पिक्चर भी और एक पॉजिटिव पिक्चर भी हमको दिखा रहा है। लेकिन जो आवाम है, जो इस देश के लोग हैं, उन तक ये मैसेज कैसे है? बिकॉज चेंज ओवर जो है वो कई बार प्रॉब्लमेटिक लगता है, हमें शिफ्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो हम ये जानते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक लाइफ है, वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें जो प्लान बी है और जो सेफ़ और सिक्योर प्लान है उस पर हमें शिफ्ट होना ही है। हमारी जो आवाम है, इस देश के जो लोग हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो इन सब बातों को लेकर कितना अवेयर हैं? एंड इफ़ दे आर नॉट, तो हम उनको कैसे अवेयर करते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा आपने पूछा कि सरकार की कई स्कीम्स होती हैं जो टारगेटेड ऑडियंस तक वो कई बार नहीं पहुंच पाती है, डिस्पाइट ऑफ मतलब प्रयास के बाद में भी। तो प्रयास में क्या है कि ये कुछ तो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो तो ठीक है, न्यूज़पेपर में आ गए या अपने जो टीवी न्यूज़ वगैरह में आ गए, बट जो जितने जो ट्रेड चैम्बर्स वगैरह हैं, वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ वगैरह को इन्वॉल्व करना, सारे ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व करना। ग्राम पंचायत तो सबसे बड़ा टूल है अगर अपने किसी भी सरकार की स्कीम को। तो मैं ये बोलूँगा कि मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें मतलब लोगों को अवेयरनेस तक गई हैं, बट इसके बावजूद मतलब बड़ा ये वाकई में एक थोड़ा सा दुख का विषय भी है। उस जानकारी होने के बावजूद में भी और इतने एक अच्छे इंसेंटिव आने के बाद में भी जो लोगों ने इन स्कीमों को काफ़ी अच्छी तरीके से रिसीव नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो कुछ चीज़ों से जो ये बड़ा साबित होता है। जैसे हम अपने घरगत सोलर की अब बात लेते हैं तो उसमें इतना अच्छी एक सब्सिडी भी सरकार दे रही है, बट हम अगर दिल्ली के घरों में भी देखें
तो मतलब 5% घरों में भी रूफटॉप सोलर नहीं लगे हैं। वो कुल मिला के ठीक है, सरकार का 1 करोड़ का टारगेट है, पूरे इंडिया को मिला के 25 लाख घरों में ये चीजें। जो टियर 2 सिटीज हैं या टियर बी सिटीज हम उनको कह लें, टियर 2 टियर 3 में आई हैव सीन मल्टीपल हाउस होल्ड्स जहाँ पर कि आपका सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और वो सरप्लस में बिजली है उनके पास, वो ग्रिड को भी देते हैं, अपना बिजली बिल माफ़ करवाते हैं क्योंकि आपका ज़ीरो बिल आता है, प्लस आप सरप्लस में भी देते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस अगर वहाँ पर है तो क्या वहाँ की जो रिहाइश है वो इस तरीके की है कि वहाँ पर ये हमें सस्टेनेबल नज़र आता है, लेकिन मेट्रोज़ जो हैं वो दिल्ली मुंबई वहाँ पर इधर तो यहाँ की जो बसावट है वो पहले की है, शायद वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कैसे कोप किया जाए फिर? नहीं, उसमें जो पैसे की, इसका तो बड़ा क्लियर है कि जो बी और सी क्लास टाउन में वहाँ जो पैसे की कद्र है उसकी वैल्यू है, या शहर में उस तरह की नहीं है। लोगों का जो जीवन इतना नियमित और इस तरीके से हो गया और इतनी भाग दौड़ भाग चाल, तो उसमें वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लुप्त हो गई। और यहाँ पे मल्टी स्टोरेज हाउसेज है, उसमें तो वैसे ही एक अपने आप में एक समस्या है। बट ये जो बाकी की जगह में जो बी और सी क्लास टाउन में भी जब ये चीज़ें गई हैं, तो उन्होंने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर एज कम्पेयर टू ए क्लास जो सिटी या मेट्रोपॉलिटन जितने सिटीज़ हैं वहाँ पे ये काफ़ी मात्रा में है। बट फिर भी मैं बोलूँगा फिर भी बहुत बड़ा गैप है। और इसमें अभी कई अच्छी चीज़ें जो रिसेंट पास्ट में हुई हैं उससे लगता है कि ये चीज़ें और बढ़ेगी, जिसमें से एक तो जो सोलर जो पावर के जितने भी जो फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके प्राइसेस में काफ़ी गिरावट है। इंडिया में इतनी तादाद में इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गई हैं कि आज के दिन तो ये है कि सप्लाई इज़ फार मोर देन द डिमांड, इवन इस लेवल की हो गई है। तो एक तो ये उसकी कीमत घटने से लोग जा रहे हैं, इधर से सरकार ने सब्सिडी दे दी। तीसरा, वो स्ट्रक्चर वगैरह भी इतने एफिशिएंट कैपेसिटी के मॉड्यूल्स हो गए हैं कि छोटी जगह में ज़्यादा सोलर पावर को जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था कि जिसमें, क्योंकि ये खाली बिजली बनाना और वो सस्ती पड़े यही ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका पावर बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो पहले जो सरकार की जो अपने जो पॉलिसीज थी उसमें अगर आप बैटरी बैकअप लगाते हैं तो वो उस तरह का वो कंसेशन वगैरह में उसमें रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। वो जो सरकार ने अभी वो रेस्ट्रिक्शन हटा लिया है और अभी हमें लगता है कि सरकार इन चीज़ों पे आगे भविष्य के लिए में काम कर रही है कि खाली सोलर के लिए नहीं, बैटरी पावर बैकअप के लिए भी उनको इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे ये इसका और से ज़्यादा बढ़ावा मिले। जी, आपसे जो मैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अब जानना चाहती हूँ ये कि जैसे हम स्मार्ट पावर और स्मार्ट होम की बात करते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं और हम रिजर्वेयर की भी बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने एक रूफटॉप पर एक सोलर पैनल लगाया और उस घर की ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन किसी भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सन नहीं है या वेदर भी चेंज होता है अलग अलग का, उसकी एक घर की समस्या तो बहुत ही छोटा, बहुत ही मिनिएचर है, उसको तो हम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन लार्जली अगर हम देखें तो उसको लेकर क्या है कि ना सिर्फ हम प्रोडक्टिविटी करें क्लीन और ग्रीन एनर्जी का, बल्कि हम सप्लाई चेन भी हमारी उसी तरीके से रहे और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं वो हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये किसी ने प्लानिंग में नहीं फैक्टर किया है कि अपन फॉसिल फ्यूल को इमीडिएटली बंद करने वाले हैं। ऑब्वियसली नॉट। तो ये साइमल्टेनियसली अगर अब 2070 तक भी अपन नेट जीरो पे पहुंचते हैं, जब तक भी फॉसिल फ्यूल चलेगा। अपनी जितनी भी प्लानिंग है, ये प्लानिंग है कि अनइंटरप्टेड अनडिसरप्टिव पावर अवेलेबल हो और जितनी कॉस्ट इफेक्टिव पावर, कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की जाए, उतनी पावर को रिप्लेस किया जाए। तो ये दोनों पाथवेज हैं। फॉसिल फ्यूल होगा, कोल फायर बॉयलर होंगे, कोल गैसिफिकेशन चलेगा, बट इसको कैसे कम करना है साइमल्टेनियसली विद सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर पावर एंड एथेनॉल, ये इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करने में लगे हुए हैं।
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में टाइम लगता है और उसकी अडेप्टिबिलिटी के अंदर भी टाइम लगता है। ये एक एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन अगर जब भी ग्रीन हाइड्रोजन का चूल्हा अपने घर पे आएगा उसका सेफ्टी एस्पेक्ट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि एक चूल्हे के अंदर एक थोड़ी आग लगती है तो और नुकसान होता है तो इस फ्यूल के लिए टोटल लॉयल्टी पब्लिक की उस एनर्जी के अगेंस्ट हो जाती है। राइट राइट। तो ये सारी चीज़ देखते हुए ये नहीं है कि उठा करके उस चीज़ को ओवरनाइट कर दिया जाए, वो पूरी प्लानिंग होती है, पूरी स्टडी होती है, पूरा उसकी टेक्नोलॉजी देखी जाती है, उसका सेफ्टी एस्पेक्ट देखा जाता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है और ये भी कहा जाता है गैप एनालिसिस स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू एडवांस कंट्रीज वर्सेस new energy which are being introduced. Right. And I am quite optimistic. What target we have laid. They are very optimistic target, achievable target, and the kind of the plans and the support by the government. It is undoubtedly mind-boggling, and it is already showing the leadership of our country in energy security and energy leadership in all areas of renewable energy, not only one. राइट। तो महेंद्र कुमार जी, चैलेंज क्या आता है? पॉलिसीज़ अच्छी हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो लोग हैं इस देश के वो भी हैंड इन हैंड ले रहे हैं और इस बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि दिस इज़ द फ्यूचर। फॉसिल फ्यूल जो है वो फ्यूचर नहीं है, साइमल्टेनियसली चलता रहेगा चाहे, लेकिन हमें शिफ्ट होना ही होगा। लेकिन बावजूद उसके भी व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग? तो मेरी समझ में 3 मेजर चैलेंजेस हैं। एक तो है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। ओके। तो टेक्नोलॉजिकल में जैसे अब हम चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर की जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं वो बाहर विदेश से जो एक ट्रांजिशन जो टाइम होना चाहिए, तो आई थिंक उसे काफ़ी लगा। आज के दिन वो एक अलग बात है कि वो यहाँ भी चीज़ें शुरू होगी ना। दूसरा, अभी इसी का ले ले एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं, तो जिसमें ये भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है इस ट्रांजिशन का, बिकॉज रिन्यूएबल की सक्सेस लाइज इन द सक्सेस ऑफ द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अगर वो इनएडिक्वेट हैं, वो आज के दिन तो इनफैक्ट ना के बराबर हैं, और जो पिछले 1-2 साल में जो अपने सरकार ने जितने साहसिक एक बहुत बड़े जो कदम लिए हैं, तो आने वाले टाइम में इट विल टेक टाइम, बट टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा है। एनर्जी स्टोरेज में चाइना ने जैसे लीडरशिप ली हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो जितने क्रिटिकल मिनरल हैं इंक्लूडिंग लिथियम, तो वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं या साउथ अफ्रीका में होते हैं, बट उसका जो मेन प्रोसेसिंग है वो चाइना में है। और चाइना की जो आज हम जहाँ खड़े हैं, चाइना इस पर्टिकुलर उसमें 15 साल पहले खड़ा था। आज के दिन इतनी कैपेसिटी जनरेट कर ली है, पूरे वर्ल्ड को वो फीड कर रहे हैं। तो हम डिपेंडेंट है चाइना पे आज। अपने कुछ जो PLI स्कीम के माध्यम से अपनी शुरुआत हुई है, तो अभी इसको आने में बिकॉज ये इसका जेस्टेशन टाइम काफ़ी होता है, तो 2-3 साल के बाद में वी वुड बी लिटिल बेटर, बट टेक्नोलॉजिकल डेफिनेटली गैप है, जिसमें मेरे को लगता है कि अपने भारत सरकार को ये R&D की उसमें भी खाली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे नहीं, एक R&D को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें हम अपने कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फंडिंग एंड द फाइनेंसिंग। जो जिस तरह की फंडिंग फाइनेंसिंग जो लार्ज, इसमें नई टेक्नोलॉजी होती है, रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बैंक फंडिंग करने में कतराते हैं, इतने फोर्थविथ नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह का कोई इकोसिस्टम वगैरह क्रिएट करना चाहिए, जिसमें इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को, जहाँ पे रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे सरकार भी उस चीज़ में हिस्सा लें, रिस्क को सिक्योर करें। तो मेरे को लगता है कि ये 3-4 चीज़ें और एक इकोसिस्टम क्रिएट ये इवॉल्व होता है, इट टेक्स टाइम, उसमें सरकार काम कर रही है। तो मेरे को लग रहा है कि ये 3-4 जो चैलेंजेज हैं, जो इसकी जो प्रोग्रेस कितनी फास्ट होगी, इस पे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर जीवन जी, हमने सोलर और हाइड्रो पावर की जो है वो ज़्यादा बात की है, ऑल्दो विंड एनर्जी जो है वो भी इसी का एक हम कह सकते हैं कि हिस्सा है। तो विंड एनर्जी भी, क्योंकि हम उसमें भी हम अगर देखें तो ब्लेस्ड है एक तरीके से हमारा देश, तो वहाँ उसका यूसेज और बाकी सब चीज़ें, उसको लेकर क्या अभी स्टेटस को है अपना? देखिए क्या है कि
टरबाइन बनाने के लिए वी आर द वन ऑफ द लीडिंग country in the world, exporting lot of turbines world over. Technology wise, in turbine, we are the Suzlon is the company and other companies world level पे काम कर रही हैं. Unfortunately, जो ये source of power generation from turbine है, it depends upon the wind, wind direction, wind period, and all so many factors. It totally sometime become non-viable for this. Point number one. Point number two, you need a big land area to install the turbines. The kind of big turbines to install, and it is not like solar. Solar you can put it on the rooftop, or you can put on the river, you can put on anything. You have been able to find a substitute of land for solar. Unfortunately for the wind, we have to have the on the ground, or we have to go to in the ship in the deep sea, coastal area, coastal area. But in coastal area, where is the land available at the end of the day? Right. So therefore, I think the overall generation from the turbine wind power will not be much significant as compared to your solar, as compared to your green hydrogen, as compared to your ethanol or biofuels. Let's put it like this. Okay. So and finally, couple of points I will like to sure. Because the kind of program what you are doing it, I salute Doordarshan. This is one of the way to to join the general public about the government programs, what it is being done to create the confidence and the loyalty toward energies. It is being done. Therefore, I really thank Doordarshan of arranging this kind of program. Very undoubtedly. Second thing you mentioned, there are a couple of challenges always take place, like renewable energy. Now we are able to generate, but we don't have a transmission line. It takes its own time. So this gap between both. Third point, public partnership agreements. Earlier they were going for कि we are prepared to pick up so much power from the government. Now, because there are no transmission line, public partnership agreements are not there. If public partnership agreements are not there, you generate power, transmission lines are not there. So they are called mismatch according to me. And these kind of mismatch are being taken care by the government on war footing, and I am quite confident in time to come all the problem will get resolved. Okay. So ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि देर आर अ फ्यू गैप्स जिनको कि भरा जा सकता है. हाउ होपफुल यू आर महेंद्र कुमार रुस्तगी जी, जो हमने टारगेट लिया हुआ है और जिस तरीके की अचीवमेंट हम करते जा रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी में, जो हम एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, उसको लेकर आपका क्या टेक है, कितने होपफुल आप हैं? मीनाक्षी जी, हम तो वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, और ये बड़ा क्लियर है कि जैसे 500 गीगावाट का जो 2030 का जो टारगेट लिया गया था, 2028 तक अपने उस टारगेट को हम पूरा कर पाएंगे. मतलब इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है कि मतलब पूरे वर्ल्ड को हमने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमने एक डिक्लेयर किया, उस टारगेट को हम 2 साल पहले पूरा कर पाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि वो टारगेट ही नहीं दिए गए, उसके पीछे जितना सरकार ने पूरा बारीकी से जो काम किया है एक एक सेक्टर को लेके, और उसको पूरी उसकी क्लोज मॉनिटरिंग है. जहां पे कोई भी चैलेंजेस आते हैं, सरकार वहां पे उसका समाधान आगे से आगे देती है, और लोगों में अवेयरनेस आ रही है. इंडस्ट्रियल लोग उसमें पूरा इन्वेस्ट करने को मतलब लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं. और मेरे को जिस पेस पे जो चीजें चल रही हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अपने टारगेट टाइम से बहुत पहले हम इस चीज़ों को अचीव कर पाए. ठीक है, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से डॉक्टर जीवन कुमार जी, कि हम होपफुल तो हैं और हमने एक टाइमलाइन डिसाइड की, उससे पहले हम अपने टारगेट को अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल लीडर बनने की जो बात है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएं, दुनिया को बताएं कि यस वी कैन. देखिए, आप ये देख सकते हैं कौन सा कंट्री वर्ल्ड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इंडिया से तैयार नहीं है. इससे ज़्यादा लीडरशिप आपको क्या चाहिए? और जो ये आज एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है या हो गया है, ये कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स, एंटायर यूरोप, ऑल यूरोपियन कंट्रीज
the economy of the entire Europe, you can well imagine, it become the second largest put together combined or more than that. वो उनके साथ अपन एग्रीमेंट कर रहे हैं. अगर ये लीडरशिप नहीं हो, वो हमको लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करें, तो कहाँ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और उनकी काउंसिल की प्रेसिडेंट आकर इंडिया आ रही हैं, अपने सारे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने कंट्री के उनको ग्रोथ को, अपनी लीडरशिप को एक्नॉलेज कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा आपको लीडरशिप का रोल, उसका एस्टेब्लिशमेंट और क्या चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो अनडाउटेडली है. देख, ये अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जरूर प्राइम मिनिस्टर हैं, बट उनको सारा वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है अबाउट हिज लीडरशिप, हिज विजन. और ये एक ही चीज़ है, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो लीडरशिप के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग है, कंपैशन है, स्पिरिचुअल कोशेंट है, वो सारे वर्ल्ड लीडर्स में किसी के पास नहीं है. यही कारण है कोविड के अंदर अगर वो अपने यहाँ वैक्सीन बनती थी, तो ये नहीं था अपने को मिलना है, सारे वर्ल्ड को वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो इससे ज़्यादा लीडरशिप क्या होगी. बिल्कुल बिल्कुल. और हम तो हमेशा ही मतलब हालांकि हम एनर्जी और उस पर कर रहे हैं, लेकिन हम लीडरशिप और ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवन प्रकाश जी स्टूडियो में आने के लिए. महेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए. तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही. इस प्रोग्राम को आप बता सकते हैं हमें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है. अपनी राय हम तक ज़रूर दें. हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com. पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. आदाब. थैंक यू. ये मेरे होने वाले जीजा जी के लिए. वो जीजा जी नहीं है. तेरे नाम का एक 50 लाख का चेक मैंने काटा है. 50 लाख का चेक दिया है उस देव को. 50 लाख? रुको. देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर. मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर. बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज. सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं. हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर. औरंगाबाद शहर की तामीरात रिवायत और अनोखेपन का संगम है. औरंगजेब का मजार. बादशाह की वसीयत के मुताबिक बगैर छत के खुले आसमान के नीचे बने इस मजार पर किसी तरह की आराइश नहीं है. संगे मरमर की जालीदार 4 दीवारी वाला ये मकबरा सन 1707 में बादशाह के इंतकाल के बाद तामीर हुआ था. औरंगजेब की ख्वाहिश थी कि उसे अपने पीरो मुर्शिद के पास दफन किया जाए. इसीलिए इस मजार की तामीर सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी के मजार के अहाते में की गई. यहाँ 500 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे लटके हुए हैं, जो मजार पर नजर किए गए थे. औरंगाबाद से 5 किलोमीटर दूर वाक़े ये तारीखी इमारत जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल कहलाती है. बादशाह औरंगजेब की पहली बीवी राबिया-उद-दुर्रानी का ये मकबरा बीबी के मकबरे के नाम से मशहूर है. औरंगजेब ने इसकी तामीर 1679 में करवाई थी. मकबरे के दरवाजे का फने तामीर मुगल दौर के मेमारों की सनतकारी का आईनादार है. दरवाजे की दीवारों और छत पर बने नक्शो निगार और फूल इस इमारत की शान को दोबाला करते हैं. फूलों और बेलों की पच्चीकारी का काम फनकारी का बेमिसाल नमूना है.
दरवाजे से मरकजी इमारत का मंजर दम बखुद कर देने वाला है। ये इमारत हूबहू ताजमहल लगती है। खूबसूरत गुंबद वाली संगे मरमर से बनी ये इमारत ईरानी मेमार उस्ताद अताउल्लाह ने तामीर की थी। गुंबद के नीचे बीबी की कब्र है, जो इस मकबरे की शान और शौकत में मजीद इजाफा करती है। ये दौलताबाद है, जो कभी हिंदुस्तान का आरजी दारुल हुकूमत रह चुका है। दक्कन के मैदानों से 600 फीट ऊपर गहरी खंदक से घिरा ये किला मोहम्मद बिन तुगलक ने 12वीं सदी के दरमियान तामीर करवाया था। दिल्ली के इस सुल्तान ने अपनी राजधानी यहां मुंतकिल की थी, क्योंकि वो इस मकाम को दौलतमंदी की निशानी समझता था। इसीलिए इसका नाम उसने दौलताबाद रखा था। ये अजीमुशान किला एक मखरूती पहाड़ की चोटी पर वाक़े है। ऊंची ऊंची फसीलें अंदर के मनाजिर को पोशीदा रखती हैं। दरवाजे इतने मजबूत बनाए गए हैं कि दुश्मन फौज के हाथी भी इन्हें तोड़ ना सकें। दौलताबाद का किला बिलाशुबा अहद वस्ता के बाकी किलों के मुकाबले अब भी उसी तरह महफूज है। किले के अंदरूनी सहन में दाखिल होते ही वक्त की सितम ज़रीफी से खस्ता हाल कदीम मीनारों के खंडरात नजर आते हैं। किले के सुतूनों और दीवारों पर लाजवाब संगतराशी की गई है। मुगल आर्ट के नक्श निगार की आराइश हर तरफ दिखाई देती है। किले में एक बुलंदो बाला मीनार है, जिसे बादशाह की फतेहयाबी की निशानी के तौर पर तामीर किया गया था। और क्यों न किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि जहानत के साथ की गई इस किले की तामीर की वजह से ही दौलताबाद के इस शानदार किले पर कभी कोई फतेह हासिल नहीं कर पाया। दर हकीकत इस किले की तामीर 8 खुसूसियात को जहन में रखकर की गई थी। एक तो ये ऊंचे पहाड़ पर है, फिर इसकी फसीलें 7 फीट ऊंची हैं। एक गहरी खंदक इसे चारों तरफ से घेरे है, और इन सब इंतजामात के बाद 360 बड़ी बड़ी तोपें इसकी हिफाजत के लिए नस्ब की गई थीं। हालांकि वो तोपें और फसीलें आज मौजूद नहीं, लेकिन एक दिलचस्प चीज अभी बाकी है। एक अंधेरी खुफिया सुरंग। एक तजुर्बेकार गाइड किले की तारीख की दास्तानें सुनाता हुआ इस सुरंग में ले जाता है। सफर आगे बढ़ता है और हम शहर के सबसे कदीम मकाम तक पहुंच जाते हैं। शहर के चारों तरफ फैले पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। ये 10 बौद्ध गार लाजवाब हैं और 6वीं और 7वीं सदी की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। मगरिबी और मशरकी हिस्सों में बने इन गारों का बड़ा हिस्सा विहार यानी खानकाहें हैं, जहां बैठकर बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की तालीमात हासिल किया करते थे और ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहते थे। इन गारों में से सबसे कदीम चौथा गार है, जिसे हिनायाना चैत्य कहते हैं, यानी गौतम बुद्ध जी की दरगाह। अब सिर्फ गार का कुछ हिस्सा ही बाकी रह गया है, मगर फिर भी इसकी मेहराबदार छत और इसके सामने बना स्तूप उस अहद की दस्तकारी का आला नमूना है। इन गारों के नक्शो निगार और तर्ज तामीर में तांत्रिक फिरके के असरात दिखाई देते हैं।
गौतम बुद्ध के साथ साथ गैर मामूली बालों वाली औरतों, देवियों, मौसीकारों और रक्कासाओं के मुजस्समे भी हैं और खूबसूरत संगतराशी वाले सुतून भी, जिन पर जातक कहानियों के मंजर दिखाए गए हैं, जिनको देखकर उस दौर के कारीगरों की महारत और तजुर्बेकारी का अंदाजा होता है। ये गार पहाड़ों के दामन में कदीम तर्ज तामीर का हैरत अंगेज नमूना है। महाराष्ट्र के ये तारीखी अजूबे, ये इमारतें देखने और संभाल कर रखने के लायक हैं। हम सब हिंदुस्तानियों को अपनी ये विरासत मुस्तकबिल के लिए महफूज करनी चाहिए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। अगर आप उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ देखें, जिसमें एक अहम शायर का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मजाज लखनवी का। मजाज का असल नाम असरारुल हक मजाज था, मगर शायरी की दुनिया में मजाज के नाम से मकबूल व मशहूर हुए। मजाज को उम्र जो मिली वो बहुत कम मिली, लेकिन 44 साल की उम्र में भी जो वो लिख के चले गए, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। खास पेशकश, एक शहर एक शायर। देखना ना भूलें बरोज़ पीर।